जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस के 45 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो चलिए आंसर बताएंगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो देखिए लाइव चैट में बहुत बच्चे 1905 बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बंगाल का विभाजन 19 जुलाई, पूरा डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया था। किसने? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। तो इन सभी फैक्ट को आपको जरूर ध्यान रखना है। 1920 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लें, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न से संबंधित आपको 2 से 3 प्रश्न और बताते हैं, सभी को आप लोग लिख लीजिए। पहला प्रश्न ये बनता है कि संयुक्त बैठक के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 108 में बताया गया है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये 3 प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे देखिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। चलिए आंसर बताएंगे तीसरे प्रश्न के लिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो जो भी बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। वही लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा न्यूनतम 35 वर्ष है। आगे देखिए, उत्पाद शुल्क क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, उत्पाद शुल्क क्या है? तो देखिए दोस्तों, उत्पाद शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत और क्या आता है? तो याद रखिएगा, जीएसटी। एग्जाम में पूछा जाता है जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये भी अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं? तो देखिए, आयकर हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो 5वें प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, औरंगजेब ने। याद रखिएगा, मुगल सम्राटों में से औरंगजेब ने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया था। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आपके जितने प्रश्न सही होते हैं आप लोग लिख के रखिए, और सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है।
मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूँ। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत, याद रखिएगा। और देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत क्या हुआ था, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इसे भी आप सभी जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए ऑप्शन ए में है बारदोली। तो बारदोली सत्याग्रह पूछा जाता है, ये 1928 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। और भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पड़ता है, तो बिहार में। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। और देखिए अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है एग्जाम के लिए, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। सही जवाब है परमार, याद रखिएगा, परमार राजवंश से संबंधित है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब होता है, तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। और मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं डी ऑप्शन। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप सभी मार्क कर लें। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सितार बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, सितार वाद्य यंत्र से रहा है। एक पूछा जाता है जाकिर हुसैन, याद रखिएगा, पूछा जाता है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा तबला। तो ये 2 प्रश्न आपको याद रखना है, जाकिर हुसैन तबला और पंडित रविशंकर सितार। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, इन सभी खेल से संबंधित है ट्राई ब्रेकर शब्द, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। तो सही जवाब है अनुच्छेद 21, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखिएगा 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। आगे देखिए, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, सभी को बता देते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है, दूसरा है ओडिसी ओडिशा का है, तीसरा नृत्य है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, चौथा शास्त्रीय नृत्य है कथकली जो कि केरल का है, पांचवा है मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश
और 8वां है सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे देखिए, नांगल किसके लिए जाना जाता है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो याद कर लीजिए, नांगल जो है ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना पूछे कहाँ है, तो याद रखिएगा सिंदरी में है। सिंदरी में भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, उस बल को क्या कहते हैं? बी ऑप्शन में दिया गया है, कॉरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, 16वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे डी बता रहे आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्रस्ट जो है पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा है। मरुदेश्वर मंदिर खाली स्थान राज्य में कंदरुक गिरी पर स्थित है। यानी कि आपको बताना है मरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए, मरुदेश्वर जो है भगवान शिव का ही एक नाम है। तो ये मंदिर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, कंदरुक गिरी पर स्थित है, याद रखना है। आगे देखिए, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अब देखिए, यहाँ से आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 1858। तो 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। देखिए सी ऑप्शन में है 1857। तो 1857 की क्रांति जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे लिख देते हैं, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति होती है। देखिए लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में और क्या क्या हुआ था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था और इसी के समय में 1857 में विश्वविद्यालय एक्ट आया था। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया था। तो ये सभी जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत 5 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? और देखिए दोस्तों, हम आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आपका डेली रिवीजन होता है और एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जो भी बच्चे ए बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है पूर्णिमा। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं बी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और देखिए इन्होंने 1929 में खुदाई ए खिदमतगार पार्टी की स्थापना की थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो कौन सा देश है जो भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ताइवान। ताइवान देश की सीमा भारत से नहीं लगता है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबसे अधिक किस देश के साथ लगता है? तो ये भी याद रखना है, बांग्लादेश के साथ। याद रखिएगा, किलोमीटर में पूछा जाता है कितना, तो 4096 किलोमीटर।
और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ कितना, तो 106 किलोमीटर। भूटान की राजधानी थिम्पू है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ब्लू चिप कंपनी क्या है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो देखिए दोस्तों, ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आंसर बताएंगे, कयाल क्या है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर देना है, कयाल क्या है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो कयाल किसे कहेंगे? केरल के लैगून क्षेत्र को कयाल बोला जाता है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, मानसून से संबंधित एक प्रश्न याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है किस मानसून से? हमने आपको काफ़ी बार बताया है, फिर से बता देते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, मौसिनराम में। मौसिनराम किस राज्य में है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो सही जवाब है नवंबर, दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? देखिए, नकदी फसल का मतलब होता है हाथों हाथ पैसा मिलता है इस फसल में, नकदी फसल में। तो आपको बताना है कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तंबाकू ये नकदी फसल है, कपास भी नकदी फसल है, रबड़ भी नकदी फसल है, लेकिन सोयाबीन ये नकदी फसल नहीं है। चलिए बात करते हैं, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो याद रखिएगा, अमेरिका देश में होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात वाले क्षेत्रों में। और कपास की खेती काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। रबड़ सबसे अधिक केरल में। आगे देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक यानी कि WB, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में WB वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। एशियाई देश साइप्रस, इसकी राजधानी कहाँ है? चलिए दोस्तों आंसर बताएंगे, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? साइप्रस एशियाई देश है। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, एशियाई देश साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। याद रखिएगा, कहाँ है? निकोसिया। आगे देखिए, अष्टमुदी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, केरल राज्य में अष्टमुदी झील स्थित है। एक पूछा जाता है पेरियार अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो ये भी केरल में है, पेरियार अभ्यारण्य। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप सभी, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी पर याद रखिएगा कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये शरावती नदी पर कर्नाटक में है। आगे देखिए, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। नारंग कप का संबंध किस खेल से है? चलिए 31 के लिए आंसर बताइए। नारंग
कप का संबंध किस खेल से है? तो याद कर लीजिए, बैडमिंटन से संबंधित है नारंग कप। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद कर लीजिए 17 नवंबर को। 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? चलिए 33 के लिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में। फूलों की घाटी पूछे कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? चलिए आंसर बताएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अपना भारत में होगा। याद रखिएगा ये ऑप्शन। किस मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? चलिए 35 के लिए आंसर बताइए। किस मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? चलिए 36 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर अभी 2 दिन से क्लास बंद है। 1 तारीख से उस चैनल पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, शाम 4 बजे वाली क्लास। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? याद रखिएगा कैंडेला। आगे देखिए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। आंसर बताएंगे, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जिस विटामिन का नाम है साइनोकोबालामिन। किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस विटामिन का नाम है नियासिन। देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता पाते हैं। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जल को शुद्ध करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? चलिए 41 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आज रात 8:30 बजे की क्लास बंद है, तो ध्यान रखिएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 43 नंबर में है, 42 नंबर को स्किप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर और बाहर की ओर रंग होते हैं। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। इंद्रधनुष में अंदर की ओर बैंगनी और बाहर की ओर लाल होते हैं, आप सभी जानते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम के छड़ किस रूप में कार्य करती है? अब देखिए इस प्रश्न का आंसर कुछ बच्चे गलत बताएंगे, मंदक। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कैडमियम का छड़ है, ना कि भारी जल है। भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, जबकि कैडमियम का छड़ प्रयोग किया जाता है नियंत्रक के रूप में। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कैडमियम के छड़ का प्रयोग क्या करते हैं?
नियंत्रक के रूप में, और भारी जल पूछे तो मंदक के रूप में। सही जवाब है बी ऑप्शन, सभी एंजाइम होते हैं। ये आखिरी प्रश्न है, तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।